अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विनवत फाहम की वीडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक ऐसा सच्चा अजीब और गरीब वाकया जिसे सुन के आप लोग भी मेरी तरह दंग हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने डॉल्फिन मछली के बारे में तो सुना होगा और आप में से कुछ लोगों ने तो डॉल्फिन शो भी देखे होंगे, जो कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में भी लगा था और काफी लोगों के तवज्जो का मरकज भी बना था और हमारी आवाम को भी बहुत पसंद आया। और क्यों ना आए, डॉल्फिन मछली होती ही इतनी प्यारी है, बच्चा हो या बड़ा हर कोई डॉल्फिन को पसंद करता है। इसकी खास वजह यह कि डॉल्फिन का रवैया इंसानों की तरफ दोस्ताना होता है। कुछ रिसर्च से साबित हुआ है कि डॉल्फिन्स को इंसानों के करीब जाने का खास शौक होता है। कुछ डॉल्फिन्स इंसानों के साथ खेलने और मुश्तरका वक्त गुजारने की दिलचस्पी भी रखते हैं। तो आज हम आपको जो वाकया सुनाने जा रहे हैं वो भी एक डॉल्फिन के मुतालिक है, जिसका नाम पीटर था। पीटर, जो एक इंसानी लड़की जिसका नाम मार्गरेट है, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और इसी मोहब्बत के खातिर खुदकुशी कर बैठा। कैसे? आइए चलते हैं पीटर की सच्ची कहानी की तरफ। 1960 में मार्गरेट लोवाट डॉल्फिन्स के साथ बातचीत के लिए नासा के फंड से चलने वाले एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जिसमें वो पीटर के साथ एक घर में मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गई थी, एक तजुर्बे के लिए जो आगे जाके बहुत गलत और अफसोसनाक साबित हुआ। ज्यादातर बच्चों की तरह मार्गरेट भी बात करने वाले जानवरों की कहानियों के साथ परवान चढ़ी, जिसमें से एक किताब मिस कैली का वो जिक्र करती हैं जो उनको इनकी माँ ने दी थी। इस किताब की एक कहानी जो वो अपनी आंखों में चमक के साथ याद करती है। ये एक बिल्ली के बारे में एक कहानी थी जो इंसानों से बात कर सकती है और समझ सकती है। ज्यादातर बच्चों के बरक्स मार्गरेट ने बड़े होने के साथ साथ बात करने वाले जानवरों की उन कहानियों को अपने पीछे नहीं छोड़ा। क्रिसमस 1963 में एक दिन उसकी भाभी ने एक खुफिया तजुर्बे का जिक्र किया जहां वो डॉल्फिन के साथ काम कर रहे थे, तो मार्गरेट ने फौरन ही लैब का दौरा करने का फैसला किया। वहां मार्गरेट की मुलाकात एक लंबे आदमी से हुई जिसका नाम ग्रेगोरी बेटिसन था, जो 20वीं सदी के अजीम दानिश्वर और लैब के डायरेक्टर थे। आप यहाँ क्यों आई? उसने मार्गरेट से पूछा। मैंने सुना है कि आपके पास डॉल्फिन है और मैंने सोचा कि मैं आकर देखूंगी कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। मार्गरेट की ये दिलचस्पी देखकर बेटिसन ने इसे डॉल्फिन से मिलने की इजाजत दे दी। लैब की ऊपर वाली मंजिल पर एक समुद्री तालाब था जिसमें जानवरों को रखा गया था। इस तालाब को इंसानों और डॉल्फिन्स को करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया था और ये एक अमेरिकी न्यूरो साइंसदान डॉक्टर जॉन लिली ने डिजाइन किया था। 1950 में जॉन लिली एक ऐसी जगह पहुंचे जहां डॉल्फिन्स को कैद में रखा जाता था, जिसका नाम मैरीन स्टूडियोज था। यहाँ मैरीन स्टूडियोज के टैंकों में डॉल्फिन्स की चंचल फितरत बहुत दिलकश अंदाज में दिखाई दे रही थी और उनकी चालें सीखने की सलाहियत ने उन्हें नापसंद करना मुश्किल बना दिया। यहाँ पहली बार लिली को जिंदा डॉल्फिन के दिमागों को जानने का मौका मिला। डॉल्फिन्स को बेहोश करना आसान नहीं था क्योंकि वो बेहोशी की दवा के तहत सांस लेना बंद कर देते हैं। जानवरों के दिमाग की नक्शा साजी करना साइंसदानों के लिए आसान नहीं था और तहकीक हमेशा समुद्री मखलूक की अच्छी तरह से खत्म नहीं हो पा रही थी। लिली की जानवरों से बात करने की इस दिलचस्पी ने लिली को नासा और दीगर सरकारी इदारों से माली मदद हासिल करने में मदद की और लिली ने 1963 में कैरेबियन में अपनी नई लैब खोली, जिसका मकसद इंसान और डॉल्फिन के दरमियान करीबी ताल्लुकात को फरोग देना था। अपनी फितरी तौर पर हमदर्दाना फितरत के जरिए वो तेजी से डॉल्फिन से मिल गई और उनसे एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए लिली के विजन को कबूल कर लिया और उसने अपने आप को इस काम में झोंक दिया। वक्त के साथ साथ मार्गरेट डॉल्फिन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी और मार्गरेट को डॉल्फिन को छोड़ के रात अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए मार्गरेट ने रिक्वेस्ट की कि अगर वो एक डॉल्फिन के साथ 24 घंटे रह सके और इंसान जैसी आवाजें बनाने में इसकी दिलचस्पी को बढ़ावा दे सके, जैसा कि एक माँ किसी बच्चे को बोलना सिखाती, तो उन्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी। मार्गरेट के कहने पे लिली ने लैब की ऊपरी मंजिलों को मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ करना शुरू कर दिया ताकि वो दर हकीकत अंदर के कमरों और बालकनियों को चंद फुट पानी से भर सके। इससे डॉल्फिन 3 माह तक मार्गरेट के साथ इमारत में आराम से रह सकेगी। मार्गरेट ने अपने लाइव इन तजुर्बे के लिए पीटर नामी नौजवान नर डॉल्फिन का इंतखाब किया। वो बताती है कि मैंने पीटर के साथ काम करने का इंतखाब किया और वो हफ्ते में 6 दिन पीटर के साथ तन्हाई में रहती
कमरे के बीच में लिफ्ट के प्लेटफॉर्म पर एक आरजी बिस्तर पर सोती और छत से लटकी हुई मेज पर अपना कागजी काम करती और पानी पर लटकती रहती। मार्गरेट बताती हैं कि वक्त के साथ साथ पीटर मेरे बहुत करीब हो गया। वो मुझ में बहुत दिलचस्पी रखता था। अगर मैं यहाँ बैठी होती और मेरी टांगें पानी में होती तो वो ऊपर आता और मुझसे खेलने लगता और मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। पीटर मेरे साथ रहना पसंद करता था। मार्गरेट बताती हैं कि वो अपने आप को मेरे घुटने, मेरे पाँव, मेरे हाथ पर रगड़ता। मार्गरेट बताती हैं कि ये मेरी तरफ से जिनसी नहीं था, लेकिन पीटर मेरे बहुत करीब हो गया था तो उसकी जिनसी ख्वाहिशात इसकी नक्ल व हरकत में साफ जाहिर होने लगी थी मेरी तरफ। पीटर के साथ मार्गरेट के जिनसी मुकाबलों ने बिलाखिर इस पूरे तजुर्बे को एक्सपोज कर दिया जब 1970 के आखिर मैगजीन में उनके बारे में एक कहानी शाये हुई। मैंने हसलर के बारे में कभी नहीं सुना था। मार्गरेट कहती है, मेरे ख्याल में इस वक्त जजीरे पर मैगजीन के 2 स्टोर थे, जिसमें से मैं एक के पास गई। वहां देखा कि मुझे ये कहानी अपने नाम और पीटर के नाम के साथ मिली, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आगे कुछ और था जो हमारे तजुर्बे में खलल डालने लगा था। लिली 1960 में LSD की दिमागी ताकतों पर तहकीक कर रहे थे। 1960 में लिली जैसे न्यूरो साइंसदानों के एक छोटे से इंतखाब को अमरीकी हुकूमत ने LSD की तहकीक के लिए लाइसेंस दिया था, जो इस बात पर यकीन रखते थे कि LSD में दवाओं की खुसूसियात हैं जो दिमागी सेहत के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस तहकीक के एक हिस्से के तौर पर कभी कभी ये दवा जानवरों में इंजेक्ट की जाती थी और लिली 1964 से उसे अपनी डॉल्फिन पर इस्तेमाल कर रहे थे और लिली को इसके बारे में तजस्सुस था कि इसका डॉल्फिन्स पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन लिली की लाख कोशिशों के बावजूद डॉल्फिन पर LSD के इंजेक्शंस का कोई असर नहीं हो रहा था। पीटर को LSD के इंजेक्शन लगाना मार्गरेट को सही नहीं लगता था और उसने इसरार किया कि ये दवा पीटर को नहीं लगाई जाए, जिस पर लिली ने इत्तेफाक किया। जबकि लिली का LSD के साथ तजर्बा जारी था, मार्गरेट ने पीटर को इंसानी आवाज सिखाने पर अपनी तवज्जो बरकरार रखी और मुसलसल इसके करीब होती गए। आगे क्या हुआ, मार्गरेट और पीटर कैसे अलग हुए और पीटर ने क्यों और कैसे खुदकुशी की, ये सब और उससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे विनवुड फाहम की अगली वीडियो में।